नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए तो आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री में हमने आपको कल के क्लास में मानव का विकास का कालक्रम समझाने का प्रयास किया। आज जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे कि किस प्रकार निम्न पूरा पाषाण काल में घटित घटनाएं और उन घटनाओं के कारण मनुष्य जो कि एक हेमोसेपियंस के रूप में उभरा, बहुत ही बुद्धिमत्ता और सोचने योग्य, इंटेलेक्चुअल और इमोशनली डेवलपमेंट उसके अंदर आया, जिसके कारण से मानवीय सभ्यता प्रकाश में आई। तो उन सभी पहलुओं को आज हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो देख रहे हैं हम क्या जानने वाले हैं, निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का जो सर्वोत्तम टाइम पीरियड है ये 2.5 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक, यानी 2.5 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक इसका निम्न पूरा पाषाण काल का सर्वोत्तम टाइम पीरियड है। इसको हम देखते हैं तो हमको नज़र इस बात में ये आती है, इस काल में, इस पीरियड में ये नज़र आने को है कि इस काल में बहुत एक व्यापक परिवर्तन तो नहीं, लेकिन इतना परिवर्तन तो जरूर हुआ जिससे मानवीय समाज अपना जीवन के लिए कृषि और अन्य रिसोर्सेस पर निर्भर होने लगे। चूँकि इसके काल में, पाषाण काल में आपने क्या देखा कि मानव अपना भोजन के लिए, अपने जीवन के निर्वहन के भोजन प्राप्त करने के लिए ये जानवरों पर और जंगली मतलब ऐसे एनिमल्स होते थे उन पे डिपेंड होता था। लेकिन इस कालों में क्या देखने को है कि निम्न पूरा पाषाण काल में क्या हुआ कि कृषि की जानकारी तो नहीं ही थी, लेकिन आने वाले आगे के काल में देखिएगा तो पशुपालन की जानकारी भी नहीं थी। ये सारे वह काल है। आगे काल में देखिएगा कि कला में लेकिन सृजनात्मकता आई, यानी कंस्ट्रक्टिविटी आई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि निम्न पूरा पाषाण काल में मनुष्य को कृषि की जानकारी नहीं थी, उसके साथ साथ पशुपालन का यानी एनिमल हस्बेंड्री की जानकारी नहीं थी, उसके साथ साथ लेकिन कला के माध्यम में कंस्ट्रक्टिविटी आई, सृजनात्मकता आई। उसके अंतर्गत देखिएगा कि हथियार बनाना शुरू कर दिए। हथियार का जो नाम होता था चापार, चापिंग, पेबुल। चापिंग का कुछ आकृति इस प्रकार होता था, इस वाले भाग पर नुकीला होता था। उसी नुकीले से किसी वस्तु को उसको फेंक के मारने से उस जानवर को लगता था, और जानवर को भागने की जो गति हो जाती थी वो धीमी हो जाती थी, और ऐसे में पूरे समूह के लोग उसे मिलकर क्या करते थे, शिकार कर लेते थे। तो ये सारी बातें हैं जो हमने आपको बताया था। तो याद रखिएगा कि निम्न पूरा पाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज मीन्स निम्न पूरा पाषाण काल में सिर्फ और सिर्फ इतना घटनाएं घटी कि कृषि की जानकारी नहीं थी, यानी एग्रीकल्चर से कनेक्टेड ये लोग नहीं थे। उसके साथ साथ पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री भी नहीं करते थे, लेकिन कला के माध्यम में कंस्ट्रक्टिविटी यानी सृजनात्मकता आई। क्या आई? सृजनात्मकता आई। उसी के अंतर्गत हथियार बनाना शुरू कर दिए, पत्थर का ही। क्या क्या? तो चापार, चापिंग, पेबुल, ये सब हथियार का प्रकार है। चापिंग कैसा होता था? ये नुकीला होता था, और जो चापार होता था वो बड़े बड़े होता था और बड़े आकार का होता था, और जो पेबुल होता था ये गोलाकार होता था, और ये इस तरह के कुछ कुछ सिरों पर नुकीला टाइप के होता था, जिसे फेंक के मारने से जानवरों को गति धीमी हो जाती थी और फिर उसे शिकार कर लेते थे। तो इस निम्न पूरा पाषाण काल में इतना बातें थी जो आपको याद रखना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा, एक ब्रॉड परिवर्तन आया। तो क्या आया कि कला में सृजनात्मकता यानी कंस्ट्रक्टिविटी देखने को मिली। तो ये चीज याद हो गए होंगे। आगे देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। ये क्या देखें हम लोग, निम्न पूरा पाषाण काल। आगे देखते हैं निम्न पूरा पाषाण, इसी के अंतर्गत देखिए कि इसी से कनेक्टेड है कि निम्न पूरा पाषाण काल का हथियार, ये सब जितने भी हथियार थे ये सब किस काल के हैं? तो निम्न पूरा पाषाण काल के हथियार है। इसलिए मैंने बोला निम्न पूरा पाषाणिक काल का हथियार ये सारे हैं। इसके साथ साथ और भी है हस्त कुठार। हस्त हाथ में मतलब इस तरह से पकड़ने लायक, जो कुठार के जैसा हो, घात का जैसा हो, हस्त कुठार। क्लीवर, स्क्रैप्चर जिसको खुरचनी बोलते हैं। तो इन सभी हथियारों का क्या हुआ
कि इस काल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, लेकिन एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से अभी भी इस काल के जो लोग हैं अवगत नहीं है, जानकार नहीं है। तो आपको मात्र सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि लोअर पैलियोलिथिक एज, निम्न पूरा पाषाण काल में मनुष्य को एग्रीकल्चर का ज्ञान नहीं था, एनिमल हस्बेंड्री का ज्ञान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कला जानते थे। कला में सृजनात्मकता यानी कंस्ट्रक्टिविटी आई, जिसके कारण चापार, चापिंग, पेबुल, हस्तकुठार, स्क्रैप्चर, खुरचनी जैसे बड़े बड़े पत्थरों से छोटे छोटे हथियार बनाना सीख गए थे। मात्र इतना ही परिवर्तन आया है किस काल में, तो लोअर पैलियोलिथिक एज में, यानी निम्न पूरा पाषाण काल में। इस चीज को आपको गांठ बांध के याद रखना है। आगे देखिएगा, मध्यपूरा पाषाण काल। मध्यपूरा पाषाण काल, तो मध्यपूरा पाषाण काल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? मिडिल पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक, हम बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पैलियोलिथिक। लिथिक, तो लिथिक का मतलब होता है पत्थर, लिथिक का मतलब क्या होता है? पत्थर। इस चीज को आप हमेशा याद रखिए। तो मध्यपूरा पाषाण काल में आर्द्रता में वृद्धि आई। आर्द्रता मतलब क्या? मौसम में शुष्कता आई। आर्द्रता में वृद्धि आई। औजार में परिवर्तन हुआ। औजार में परिवर्तन के तहत क्या हुआ? वेधनी, खुरचनी, तक्षनी, वेधनी, खुरचनी, तक्षनी, इन सभी औजारों का निर्माण देखा गया। यानी बड़े बड़े पत्थरों से छोटे छोटे औजार बनाना इन लोग प्रारंभ कर दिए थे। खुरचनी मतलब जिससे खुरपी जैसा होता है, जिससे हम लोग आज से बहुत समय पहले घास छीलने का काम करते थे। और फिर वेधनी मतलब पॉइंटेड, आगे वाला जो सिरा है उसका नुकीला हो, उसी को बोलते हैं वेधनी। और तक्षनी जो काटने वाली होती है। तो मिडिल पैलियोलिथिक एज, ये चीज को आप समझ गए होंगे। मात्र इसमें इतना आपको याद रखना है कि आर्द्रता में कुछ वृद्धि हुई, औजार में परिवर्तन आया, औजार के अंतर्गत वेधनी, खुरचनी, तक्षनी आदि जैसे हथियार सामने आए। आगे देखिएगा, तो उच्च पूरा पाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक एज। मैंने आपको बताया लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज, यानी निम्न पूरा पाषाण काल। फिर उसके बाद हमने बताया मध्य पूरा पाषाण काल, और अब बता रहे हैं उच्च पूरा पाषाण काल। इसमें एक बहुत बड़ा ब्रॉड परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या हुआ कि मनुष्य एक होमोसेपियन से निकलकर आगे इंटेलेक्चुअली और इमोशनली अटैचमेंट की ओर जाएगा। एक समाज और एक संगठन और एक वातावरण का निर्माण करेगा, और उस वातावरण में लोग समूह से एक दूसरे के साथ समरूपता और सौहार्द के साथ रहेंगे। आगे देखिएगा, तो उच्च पूरा पाषाण अपर पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ? तो आर्द्रता में वृद्धि हुई। किस चीज में वृद्धि हुई? आर्द्रता। औजार में परिवर्तन आया, आधुनिक मानव का विकास हुआ। यही काल में सारा हो रहा है। अब नाम ही है उच्च पूरा पाषाण काल। अब जब आर्द्रता में वृद्धि होगा तो यानी मौसम में वृद्धि, और जब मौसम ठंडापन होंगे तो जो मानव गुफाओं में और जंगलों में निवास करता था पहाड़ियों में, वो मानव निकलकर जंगलों की ओर जाएंगे। अब जंगलों की ओर जाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे? खेती करना शुरू कर देंगे भोजन के लिए। उसके साथ साथ जंगली जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर देंगे, और वही जंगली जानवरों में जब देखेंगे कि प्रजनन की क्रिया नजर आएगी, तब मनुष्य सोचेगा कि जानवर अपना जनसंख्या बढ़ा सकता है, जिससे हमें कुछ लाभ भी हो सकता है। दूध, दही, मक्खन आदि जैसे क्रियाओं से लोग भली भांति परिचित हुए। तो आधुनिक मानव का विकास, कला का विकास हुआ, जिसमें चित्रकला मुख्य तौर पर देखा जाता है। इसकी यही जो कला का विकास है, इसका प्रमाण मिला है कहाँ से? तो इलाहाबाद के बेलन घाटी एवं लोहदा नाला से हड्डी से मातृ देवी की अस्थि निर्मित प्रतिमा मिली है। यानी बेलन घाटी और लोहदा नाला इलाहाबाद के आसपास में पड़ता है, वहां से हड्डी प्रमाण में आई है, और वह हड्डी का अनुमान लगाया जा रहा है कि मातृ देवी की अस्थि से निर्मित एक प्रतिमा है। यानी हड्डियों से निर्मित माता की प्रतिमा है, ऐसा नजर आ रहा है। तो उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में आप इतना सारे चीजें जान गए होंगे, तो इस चीज को हमेशा आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल जान गए। अब जानेंगे हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल,
क्योंकि पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा। कौन कौन? तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। तो मैंने आपको निम्न पूरा पाषाण काल को भागों में बांट के बता दिया क्लासिफिकेशन करके। अब जो कि मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में जान रहे हैं तो इसके बारे में पूरी की पूरी व्याख्यान और पूरी की पूरी अलग से जो हुई परिवर्तन है उस चीज को समझेंगे। इसे बोलते हैं इंग्लिश में मेसोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक एज। लिथिक मीन्स पत्थर। इस काल में क्या हुआ कि मानव जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। मानव जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। क्या आया कि मनुष्य पशुपालन की शुरुआत कर दी, जिसमें पहला पशु था कुत्ता। कुत्ता को ये लोग पालना शुरू कर दिए। तो पशुपालन का एक कहीं ना कहीं एक बुनियादी अवशेष और शुरुआत है, जिसको चलकर आगे देखेंगे तो बड़े पैमाने पर मनुष्य पशुपालन का क्या करेंगे तो पालतू बनाकर रखेंगे। आगे देखिएगा, मृतक संस्कार में भी अंतर आया, सामाजिक संगठन में भी मजबूती आया। क्योंकि जब जंगल में लोग जाएंगे तो एक जगह पर रहेंगे तो देखेंगे कि एक समूह में बनाकर रहने से हम सुरक्षित भी हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से संवाद की भावना भी बनी हुई है। तो मनुष्य क्या हुआ कि सामाजिक संगठन में मजबूती आई। दिख नहीं रहा होगा यहाँ लेकिन मैं बोल रहा हूं। अगला, मानव क्रियाकलापों में वृद्धि हुई, जैसे मछली पकड़ना, स्तंभ गर्त आदि आदि। मनुष्य मनोरंजन के लिए क्या करते थे कि झीलों के किनारे, तालाबों के किनारे, नदियों के किनारे जा जाकर मछली पकड़ते थे और कहीं ना कहीं मछली के माध्यम से बंसी जो होता है वो खेलते थे, जिससे कारण उसका एक मनोरंजन का भी स्रोत था। उसके साथ साथ स्तंभ गर्त। स्तंभ गर्त मतलब होता है गड्ढा, यानी गड्ढे में बने हुए घर का अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। आगे देखिएगा, प्रक्षेप पात्र तकनीक, यानी जो मिसाइल लॉन्च करते हैं हम लोग, उसकी कहीं ना कहीं जो नींव है इस काल से ही चलता आ रहा है। क्योंकि जब वो लोग इस तरह से मारते थे किसी जानवर को या किसी पक्षी को या तो मछलियों को, तो यहाँ से उन लोगों को ज्ञान हुआ कि यदि हम ऐसे छोड़ते हैं ऊर्जा लगाकर तो कहीं ना कहीं ये जाकर आगे गति तक जाएगी, जो कहीं ना कहीं एक मिसाइल का प्रतीक है। आगे इसी काल में देखिएगा ये लोग आग से परिचित हुए, आग से कहीं ना कहीं परिचित हुए। तो मध्य पूरा पाषाण काल में यानी मेसोलिथिक एज में यहाँ तक ही बातें था जो आपको जानना था। अब हम लोग जान रहे हैं नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज मतलब समय और नियोलिथिक मतलब क्या होता है? लिथिक मतलब पत्थर। अब नव पाषाण काल में देखिएगा तो पूर्व धातु काल और धातु काल, यानी कहने का मतलब है कि इस काल में पूर्व के जो चले आ रहे जितने धातुएं थे वो तो रहे ही रहे, लेकिन इस समय जो धातु काल है जिसमें विशेष तौर पर तांबा यानी ताम्र पाषाण काल जिसे कहते हैं, तांबा का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया। इसलिए इस काल में मनुष्य में एक बड़ी परिवर्तन आएगा। परिवर्तन क्या आएगा कि पहले से जो धातु है वो तो है ही, लेकिन इसी काल में तांबा की खोज हो गई जिसे ताम्र पाषाण कहते हैं। तो एक धातु पहले से और जो तांबा हुआ, ठीक, तो तांबा से हम क्या कर सकते हैं और पीछे जो धातु था उससे, उन सभी को मिलाकर अपना औजार को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। उसके कारण कृषि करने में भी बहुत से सुलभता होगी और मानव जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो मानव में क्या परिवर्तन आया? मानव कृषि करना सीख गया। इसकी अवशेष मेहरगढ़ से मिलती है, जो कि पहला कृषि क्या था? गेहूं और जौ उगाना शुरू किए, जिसकी अवशेष कहां से मिलती है? मेहरगढ़ से। आगे देखिएगा तो धान की भी कृषि हुई, जिसका प्रमाण लहुरा देव से मिलता है। कहां से? लहुरा देव। फिर आगे पशुपालन मेहरगढ़ से इसका साक्ष्य मिलता है। मृदभांड का मिट्टी, मृदभांड मीन्स मिट्टी का बनी बनाई बर्तन बनाना सीख गए। चाक निर्मित बर्तन होता था, मिट्टी के जो बर्तन बनाते थे किससे? चाक निर्मित बनाते, जो चाक से बन जाती है बहुत छोटी छोटी वस्तु, मिट्टी का बर्तन। वो अस्थाई जीवन यहाँ पे हो गया। क्या हो गया? अस्थाई जीवन। अस्थाई जीवन के कारण ये लोग जो निवास करते थे वो हमेशा जगह जो होता था गड्ढा होता था, इसलिए उसे गर्ता वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्ता
वास। अब गर्तावास का जो अवशेष है वो कहाँ से देखने को मिला है? तो बुर्जहोम और गुफ कुराल से। बुर्जहोम और गुफ कुराल ये दोनों क्षेत्र जम्मू कश्मीर में है। और देखिएगा तो बुर्जहोम से ही पालतू पशु के साथ अवशेष पाया गया है, और शव के साथ जो वहाँ पे लोग मरे हैं, लोगों के शव के साथ पालतू पशु को भी दफनाया गया है। इससे अवशेष, इससे साक्ष्य होता है कि पालतू जो पशु होता होगा वो लोगों का प्रिय रहता होगा, जिसके कारण जब लोग मरते होंगे तो उसके प्रिय पशु को भी मतलब उसे गर्तावास में दफन कर दिया जाता होगा। इन सबों का अवशेष बहुत ही जगहों से मिला है, जैसे में सराय नहर राय, चौपानी मांडो से मृत भांड, हस्त निर्मित कुछ पॉइंट या खिलौना मिले हैं जिसको कहा जाता है। फिर दमदमा और महगरा, ये सब वैसे क्षेत्र हैं जहां से नवपाषाणिक पॉइंट मिले हैं, खिलौना मिले हैं, घड़ा मिले हैं। तो इस तरह से मैंने आपको एक छोटी सा क्लास में बहुत सारी बातों को बताने का प्रयास किया जहां से प्रश्न आने की संभावना होती है। तो याद रखिएगा कि निम्न पूरा पाषाण काल में ना कृषि ना एनिमल हस्बेंड्री का कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन कला में कंस्ट्रक्टिविटी यानी सृजनात्मकता आई, जिसके कारण हथियार में चापार, चापिंग, पेबुल और बड़े बड़े हथियार सामने आए। यह छोटा छोटा समय काल के दौरान ही देखिएगा तो मनुष्य में एक बड़ी बड़ी और छोटी छोटी परिवर्तन देखने को मिला है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त हो जाएगी। मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।